Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Through e-sheet, we will discuss how to attempt English paper. Question number 2 is related to comprehension passage, and the first part of this question is related to title and summary writing. Students, you should know how to write summary. What are the basic rules of summary writing? So before discussing summary writing rules, we will discuss how to write title of the passage. Students, you have to read complete passage almost 2 to 3 times, then you can easily write the title of the passage. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको ये भी बताती चलूँ कि टाइटल जो है वो आपका सेंटेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा हो कि वो ये ना लगे कि वो एसवीओ का कम्बिनेशन है या वो कोई सेंटेंस है, वो टाइटल ही लगना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 2 to 3 वर्ड्स का वो कम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। समरी राइटिंग रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली तो हम लेंथ डिस्कस करेंगे और यहाँ पे मैंने एक मार्क भी लगाया हुआ है, ये देखें। अच्छा, उससे पहले स्टूडेंट्स दोबारा से टाइटल की तरफ मूव करते हैं कि टाइटल आप लोगों ने पहले लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि समरी जब लिखना शुरू करते हैं तो टाइटल लिखना भूल जाते हैं, टाइटल को स्किप कर देते हैं और उनके माइंड में ये होता है कि एंड पे हम टाइटल लिख लेंगे, या तो उनके पास स्पेस नहीं बचती या फिर उन्हें याद नहीं रहता। इसलिए द वे ऑफ स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन इज़ टू राइट टाइटल एट द टॉप ऑफ दिस पेज बिफोर समरी राइटिंग, ठीक है। पहले आपने टाइटल लिखना है और उसके बाद समरी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, समरी राइटिंग की लेंथ बेटे हाफ ऑफ द पेज होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स को वैसे तो ये कहा जाता है कि 1/3 पोर्शन ऑफ एक्चुअल डाटा लिखना है, लेकिन उस टाइम से आप काउंट तो नहीं करेंगे कि कितनी लाइन्स हैं, कितने सेंटेंसेज हैं, तो आपने एक बेस्ट वे ये है कि आपने बस हाफ ऑफ द पेज आपने जो है वो समरी राइटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग समरी लिखेंगे आप, उसको अगर ऐसे कंसीडर करके उसमें मटेरियल ऐड करेंगे तो वो आपको 1 नंबर ही मिलेगा समरी राइटिंग का, ठीक है। ऐसे में और समरी राइटिंग में डिफरेंस होता है और आपने उस डिफरेंस को माइंड में रखना है। अच्छा, समरी राइटिंग के लिए बेटे कॉपीड डाटा बिल्कुल भी ना ऐड करें, यानी वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो कुछ लाइंस पैराग्राफ की स्टार्ट की ले लेते हैं, फिर कुछ सेंटर ऑफ द पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर लास्ट की 1-2 लाइन्स ऐड कर देते हैं। तो बेटे जो एग्जामिनर होता है वो उसके पास पूरा पेपर होता है और वो कई बार पेपर रीड कर चुका होता है, तो बिल्कुल ये काम नहीं करना। आपने पूरे पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद जो आपके माइंड में आता है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, वो आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। ये समरी राइटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट बेटे हम जो, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात डिस्कस कर लेती हूँ बेटे आप लोगों से कि यहाँ पे देखिए मैंने ब्लू से मार्जिन्स लगाए हुए हैं, तो आपने ब्लू मार्कर से मेरे पास अभी ब्लू मार्कर नहीं था, तो आपने ब्लू मार्कर से डबल मार्जिन लाइन लगानी है लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ, ठीक है। और अब बेटे हम इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के बेटे रिमेनिंग जो सभी राइटिंग के अलावा 4 पार्ट्स करने होते हैं और तकरीबन हाफ पेज हर पार्ट के लिए जो है वो गिवन होता है पेज। और अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आंसर जो है वो येस या नो में रिप्लाई करना होता है। तो बेटे येस या नो लिखेंगे आप तो आप ये मत कंसीडर करें कि आपको फेडरल बोर्ड 3 मार्क्स उस चीज़ का दे देगा। फर्दर एक्सप्लेनेशन लाजमी है, ठीक है। आपने अपना आंसर जो भी लिखा है वो येस नो के फॉर्म में लिखा है, बट वो भी सेंटेंस फॉर्म में एक तो होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी उसको क्वेश्चन के साथ रिलेट करके येस नो करें और फिर आप उसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन भी डालें, ठीक है। बहुत शॉर्ट आंसर नहीं होना चाहिए किसी भी पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 के ही। फर्दर मैं चारों पार्ट्स की बात करूँ तो बहुत शॉर्ट आंसर नहीं लिखना। 1 या 2 सेंटेंसेस लिख के आप ये ना कंसीडर करें कि आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि हाफ ऑफ द पैसेज ही आप लिख दें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी एक पॉइंट के बारे में बात की गई तो वो हाफ ऑफ द पैसेज हर उसमें क्वेश्चन में लिख देंगे, ऐसे नहीं करना। ये नहीं कहा गया कि पूरे पैसेज को आप 4 पोर्शंस में जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो होता है बेटे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो सिनोनिम, मोस्टली सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड होता है। तो बेटे उसके लिए ग्लॉसरी लाजमी प्रिपेयर करें, ठीक है। यूनिट्स के एंड पे जितने भी ग्लॉसरी वर्ड्स हैं उनको आप रीड करें, और जिन स्टूडेंट्स के पास हेल्पिंग बुक्स हैं वो वहाँ से, क्योंकि वहाँ इजी वर्डिंग में गिवन है, तो वहाँ से उन सारे वर्ड्स को एक दफ़ा पढ़ लें। या सिनोनिम लिखें या एंटोनिम लिखें, लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक सिनोनिम लिखा और अगला एंटोनिम लिख दिया, फिर तीसरा सिनोनिम लिख दिया। जब आप सिनोनिम की हेडिंग देंगे तो फिर आप तीनों के सेम मीनिंग ही, सिनोनिम रिलेटेड टू सेम मीनिंग्स, ठीक है। ये याद रखना है, ऐसे सिनोनिम ऐसे सेम मीनिंग, तो आपने सिनोनिम ही लिखना है, और अगर आप एंटोनिम की हेडिंग दिए तो आपने तीनों का एंटोनिम ही लिखना है। अच्छा, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स वैसे क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, लेकिन कोशिश करें कि जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चॉइस मस्ट अटैम्प्ट किया करें, चॉइस लाजमी लिखा करें।
क्योंकि समटाइम्स आप ये समझ रहे होते हैं कि वो करेक्ट आंसर है या वो करेक्ट मीनिंग है, लेकिन अगर वो रॉन्ग और कोई और आपका बाद में फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर जो है वो सही लिखा हो तो उसको भी कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। इसलिए आपने रिमेनिंग जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन होंगे उन सब के मीनिंग्स लिखने होंगे, ठीक है। फिर बेटे अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि रिलेट करता है स्टेंजा पैराफ्रेजिंग और स्टेंजा कम्प्रीहेंशन से। स्टेंजा पैराफ्रेजिंग के लिए आपने किन पोइम्स को प्रिपेयर करना है? ह्यूमन सीजन, ईगल, टू मदर्स रिमेंबर्ड, ये सारी पोइम्स हैं। ऑलमोस्ट 7 पोइम्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करनी है स्टेंजा पैराफ्रेजिंग के लिए। और बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के 9 मार्क्स होते हैं ना, वो बहुत 3 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन फॉर पैराफ्रेजिंग एंड 6 मार्क्स फॉर स्टेंजा कम्प्रीहेंशन, ये बहुत सॉलिड मार्क्स होते हैं, ये आपको फुल ही लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर आप क्वेश्चन आंसर्स तो याद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक आप को समरी राइटिंग के रूल्स पता होने चाहिए, टाइटल पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, और इसी तरीके से ग्लॉसरी याद करनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऐसा होता है कि वो आपको अगर आप याद करेंगे तो आपके उसमें फुल मार्क्स आएंगे। ये 9 मार्क्स सॉलिड मार्क्स होते हैं, इसलिए ये मत कंसीडर करेंगे भाई हम खुद से लिख लेंगे और वही पोएम के स्टेंजाज उठा के आगे पीछे करके लिख देंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये याद करें लाजमी इन सारी पोइम्स के। कुछ तो पोइम्स ऐसे हैं कि जिसमें जस्ट 2 स्टेंजाज हैं, 2-3 स्टेंजाज हैं, तो उनको लाजमी याद करें, ठीक है। स्टेंजा कम्प्रीहेंशन के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए? आपकी राइमिंग स्कीम बनाना आनी चाहिए, ग्लॉसरी वर्ड्स जो पोएम के एंड पर भी ग्लॉसरी वर्ड्स हैं वो याद करने हैं, पोएटिक डिवाइसेस कौन से किस पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, थीम पता होना चाहिए पोएम का और स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। ये सब चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है स्टेंजा कम्प्रीहेंशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं बेटे हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस से रिलेटेड होता है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन करने से पहले बेटे इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करें, जो भी वो ब्लैंक्स गिवन होती हैं, और आप बस अच्छा इसमें एक हम ये स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि फर्स्टली एज इस तरह के जो वर्ड्स हैं एडिशनली, ये जो है ये स्टार्ट में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह के जितने वर्ड्स हैं वो स्टार्ट में आते हैं। लास्ट में एंड ऑफ द पैसेज किस तरह के वर्ड्स आते हैं? अल्टीमेटली, एट द एंड, और कंक्लूजन से रिलेटेड जो जितने भी वर्ड्स हैं वो एंड पर आते हैं, एट द एंड। तो अब बेटे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आप पूरे पैसेज को 2-3 दफ़ा लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। फिर ही ये क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट रिलेटेड डू एज डायरेक्टेड, इससे रिलेटेड अच्छा अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है कि मस्ट डू एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रास लाजमी अटैम्प्ट करें। 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो 6 के 6 स्टूडेंट्स आप लिखें, ठीक है। 2 सेंटेंसेस एक्स्ट्रा लिखने में बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता। ये आप लाजमी अपने माइंड में बात रखें कि इधर ग्लॉसरी में एडिशनल एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन है वो भी लाजमी करें, और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जो डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड होता है उसमें भी आपके पास एक्स्ट्रा सेंटेंसेस होते हैं, जो कि आपके 4 मार्क्स हैं। 4 सेंटेंसेस करने होते हैं, लेकिन ये 6 या 7 गिवन होते हैं तो आप लाजमी करें। अच्छा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है? टेंसेस प्रिपेयर करने हैं, वॉइसेस, नरेशन और डू एज डायरेक्टेड के रूल्स। डू एज डायरेक्टेड के रूल्स बेटे मैंने आप लोगों के ग्रुप में शेयर भी कर दिए हैं, ठीक है, और चैनल पर भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नरेशन और वॉइसेस के रूल्स मिक्स नहीं करने, बहुत अच्छे से याद करने हैं इनको। इसी तरीके से टेंसेस आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं? टेंसेस का जस्ट आपको एच वी और एफ वी पता होना चाहिए, हर टेंस का एच वी और एफ वी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें कौन सी एच वी यूज़ होती है, कौन सी एफ वी यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, एफ वी कौन सी फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, इस तरह से आपने ये सारी फॉर्म्स और एच वी आपने याद करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी आप उर्दू आइडेंटिफिकेशन वगैरह में नहीं जाएंगे, आप जस्ट इस तरीके से टेंसेस प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। पंक्चुएशन के क्वेश्चंस के लिए वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने बेटे कैपिटल स्मॉल देखना है। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि नाउन जो है वो कैपिटल लिखा जाता है, और सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लिखा जाता है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है। इसी तरीके से जहाँ पे सेंटेंस एंड होगा और उसके बाद नाउन से नेक्स्ट सेंटेंस या प्रोनाउन से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो लेटर जो है प्रोनाउन का भी लेटर कैपिटल होगा। और अगर 2-3 रिलेटेड थिंग्स को डिस्कस किया जा रहा है तो वहाँ पे आपने कॉमा को यूज़ करना है, और इवन मॉडर्न इंग्लिश में तो एंड से पहले भी कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा इन्वर्टेड कॉमाज, अगर तो कोई कोटेड बात है, किसी ने कोई बात कही है तो वहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमाज लगाना है, और कोटेड बात को आपने जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, और देखना है कि जो है सेंटेंस उस वो इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है आपने, सिंपल सेंटेंस है फुल स्टॉप लगाना है।
इस तरह की चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद बेटे हम मूव करते हैं सेक्शन सी और क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने लेटर एप्लीकेशन इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लस ईमेल का पैटर्न भी लाजमी प्रिपेयर करना है। दो लास्ट ईयर से 2025 से ईमेल को पेपर में नहीं इंक्लूड किया जा रहा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आपने एक दफ़ा ईमेल का पैटर्न लाजमी चेक करना है, उसको पढ़ लेना है अच्छे से। अच्छा, लेटर एप्लीकेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, बहुत डिटेल में उसको डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे, अच्छा आपके पास प्रिंसिपल को लिखी जा रही है एप्लीकेशन, वहाँ पे प्रिंसिपल के स्पेलिंग भी लिखे गए हैं, लेकिन जब बच्चा उसको ई शीट पे लिखेगा तो प्रिंसिपल के स्पेलिंग रॉन्ग लिख देंगे, वो PLE लिख देंगे। तो बेटे ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि स्टेटमेंट में कुछ लिखा गया, रिक्वायर्ड मटेरियल कुछ है और वो किसी और सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं। तो पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें और फिर मटेरियल ऐड करना शुरू करें ना, फिर आप लिखना शुरू करें, फिर ही आपको पता चलेगा कि इधर वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन का पैटर्न चेंज है, इनफॉर्मल एप्लीकेशन लेटर का पैटर्न चेंज है। अच्छा, एक और बात कि सब्जेक्ट आपने हर एक में ऐड करना होता है, इधर वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, सब्जेक्ट आपने लाजमी लिखना है। और अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सब्जेक्ट लिखना शुरू करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन होता है, स्टार्ट होता है राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सब्जेक्ट में लिखना शुरू कर देते हैं राइट अ लेटर। नहीं, सब्जेक्ट में आपने वो टॉपिक लिखना है कि जिसके बारे में बात की गई है, जिसके बारे में पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी जा रही है फ़ी कंसेशन के लिए, तो सब्जेक्ट में सिर्फ आप फ़ी कंसेशन लिखेंगे, ये 2 लफ्ज़ लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं बताएंगे कि हम किसको लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बेटे एक दो और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों से डिस्कस करना, कि आपको ये पता होना चाहिए कि डियर रिस्पेक्टेड का वर्ड कहाँ पे लगता है। प्रिंसिपल के साथ आप डियर का लफ्ज़ नहीं लगाएंगे, रिस्पेक्टेड का वर्ड यूज़ करेंगे। हाँ, अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन में कभी भी डियर का वर्ड नहीं आएगा, लेटर इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ डियर का वर्ड आएगा, ठीक है, ठीक है। ऑनरेबल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से। और फिर हाँ, एक और फर्दर पॉइंट बेटे, एप्लीकेशन लिखी जा रही है प्रिंसिपल को, तो आप बिल्कुल उसमें ये नहीं पूछेंगे हाउ आर यू, आई एम फाइन। आप ये इनफॉर्मल नहीं है, ठीक है। आपने फॉर्मली आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना प्रिंसिपल को, तो आप उसमें बिल्कुल उनसे हाल अहवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। वो इट इज़ स्टेटेड से स्टार्ट होगी और वो आई बैक टू स्टेट से भी नहीं स्टार्ट होगी, इट इज़ स्टेटेड से स्टार्ट होगी। इसी तरीके से एडिटर को लिख रहे हैं आप, तो आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे थ्रू योर एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से आप स्टार्ट लेंगे। लेटर एप्लीकेशन के लिए बेटे एक सेपरेट वीडियो है, वो बहुत डिटेल डेप्थ में सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अच्छा, यहाँ पे बेटे लास्ट पे हम आ जाते हैं बेटे। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं ओबीडियंटली, प्रिंसिपल के लिए सिंसियरली, रिलेटिव्स फ्रेंड के लिए। अच्छा, एडिटर के लिए भी आप सिंसियरली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रूली जो है वो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को आप लिख रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप ट्रूली का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू पैराग्राफ राइटिंग। अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग में बेटे बिल्कुल एक स्टार्ट में जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि टॉपिक लाजमी मेंशन किया करें, क्योंकि आपके पास पैराग्राफ में चॉइस होती है और एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि वो आप किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। तो पहले ऊपर एक बेटर वे ऑफ राइटिंग ये है कि आप पहले ऊपर टॉपिक लिखें और फिर आप स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी बात डिस्कस करूँ बेटे कि अभी जो हमारा SSC 2 का पेपर हुआ था, वो सब के सब जो सेक्शन सी था, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी पूरा, इवन सेक्शन ए, वो बुक से लिया गया था। तो आप लाजमी सेक्शन सी के तो एटलीस्ट जितने भी टॉपिक हैं वो आप बुक से प्रिपेयर करें, और सेक्शन बी में पोइम्स के क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी प्रिपेयर करें अगर आपने सॉलिड फुल मार्क्स लेने हैं तो, ठीक है। क्योंकि अगर 10th का जो पेपर है वो बुक से आया है, तो इंशाल्लाह 9th का पेपर जो है वो भी आप लोगों की बुक से ही आएगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह पेपर में इन्हीं टॉपिक्स में कोई ना कोई टॉपिक आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रिलेटेड टू डायलॉग राइटिंग। अच्छा, यहाँ पे बेटे एक दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे डिस्कस करनी है, और फिर मैं आपको डायलॉग राइटिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो शेयर करूँगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेम लिखे हैं अली और हमाद, और ग्रीटिंग सेंड का जो डायलॉग है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप सेटिंग भी लिख दें, ठीक है, वो भी बहुत एक अच्छा इफेक्ट डालता है, ठीक है। स्नैरियो सारा लिख दें। अच्छा, उसके बाद बेटे इंपॉर्टेंट बात कि
जब भी एक पेयर कन्वर्सेशन कंप्लीट होगी तो आपने एक लाइन स्किप लाजमी करनी है। इट्स अ बेटर वे ऑफ राइटिंग डायलॉग। ठीक है, एक लाइन स्किप करें आफ्टर कंप्लीटिंग अ पेयर कन्वर्सेशन, और फिर आप नेक्स्ट जो पेयर आप स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पे एक और मिस्टेक जो मैं स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो भी डिस्कस करना चाहूँगी स्टूडेंट्स आपसे, कि बच्चे क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अली जो है वो हमाद से बात कर रहा है तो वो यहाँ पे हेलो हमाद लिख देंगे, हमाद अली से बात कर रहा है तो वो यहाँ हेलो अली लिख देंगे, फिर नेक्स्ट में बात एंड होने के बाद फिर उसका नेम लिख देंगे। नहीं, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। नेम आपने एक ही दफ़ा स्टार्ट में लिख देना है, उसके बाद आपने अगेन सेंटेंस के स्टार्ट या एंड पर नेम दोबारा से नहीं लिखना। ठीक है, इसी तरीके से टीचर स्टूडेंट की कन्वर्सेशन है तो टीचर और स्टूडेंट लिखेंगे। फादर एंड डॉटर की कन्वर्सेशन के डायलॉग राइटिंग जो है उसके अबाउट है तो वो आपने बेटे फिर यहाँ पे फादर एंड डॉटर लिखना है, और उसमें फिर हर लाइन के एंड पे आपने नहीं जो है वो फादर को दोबारा मुखातिब करना। ठीक है। अच्छा, एक और बात बेटे रिलेटेड टू डायलॉग राइटिंग, कि आपके 8 पेयर ऑफ कन्वर्सेशन होने चाहिए ग्रीटिंग सेंटेंसेस के अलावा। ठीक है, ग्रीटिंग सेंटेंसेस को मीन जो स्टार्ट में हाल अहवाल पूछा जाता है, जो एंड पे अल्लाह हाफिज़ कहा जाता है, उन उसको निकाल के आपके 8 पेयर ऑफ कन्वर्सेशन होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग राइटिंग के टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इनको एक बार लाजमी रीड कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, ये मैंने जितने भी पॉइंट्स आपसे शेयर किए आपने इनको माइंड में रखना है। और अगेन कह रही हूँ कि पोइम्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, ग्रामर टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2, 3, 4 ये तो सॉलिड मार्क्स होते हैं। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग में आपके फिर कहीं एक आध नंबर कट सकता है, डायलॉग राइटिंग में कहीं एक आध नंबर जो है वो कट कम हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 के 18 मार्क्स, देन क्वेश्चन नंबर 3 के 9 मार्क्स, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 के जो मार्क्स है वो बहुत सॉलिड मार्क्स होते हैं। वो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, अगर आपने चीज़ें याद की होंगी, अगेन एंड अगेन मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मेमोराइज और लर्न, याद की होंगी, तो तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।